हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। यह कक्षा 10वीं के भौतिकी विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन को हम परिभाषित करते हुए यह लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। परिभाषा के अनुसार जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि यह कोई माध्यम है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा माध्यम है। इसको हम ये मान लेते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम ग्लास है। ग्लास समझते हैं आप? ग्लास मतलब शीशा, ठीक है। तो हम इसे शीशा मान लेते हैं ना। ये ग्लास का एक स्लाइड मान लेते हैं ना। ये ग्लास का एक स्लाइड है, ग्लास का स्लाइड है ना। तो जब प्रकाश की किरणें मान लेते हैं कि इस माध्यम से आ रही थी, इधर हम मान लेते हैं कि हवा है, ठीक है, इधर हवा है। तो हवा भी एक पारदर्शी माध्यम होता है, इसमें भी प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गति करती है ना। तो जब प्रकाश की किरणें इस हवा माध्यम से, ठीक है, हवा के माध्यम से आती है, ठीक है, तो यह प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन वह अपने मार्ग से क्या करती है, थोड़ा विचलित हो जाती है। थोड़ा सा ये विचलित हो जाती है, थोड़ा सा ये विचलित हो जाती है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई दो माध्यम है, एक माध्यम हम मान लेते हैं ये हवा और दूसरा माध्यम हम मान लेते हैं ये स्लाइड, यानी कि ग्लास का स्लाइड है। तो जब प्रकाश की किरणें हवा से इस ग्लास के स्लाइड में प्रवेश करेगी तो दूसरी क्षेत्र में जब वह जाएगी तो वहाँ से इस प्रकार से जाना चाहिए था प्रकाश की किरणें, वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि हम कुछ आपको फैक्ट्स बताएंगे, यानी कि तथ्य बताएंगे, ठीक है, ये क्या होता है ना। जो प्रकाश की किरणें किसी माध्यम पर पड़ती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये जो किरण है इसका नाम है आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण है। और दूसरी माध्यम में ये जो आपको किरण दिख रही है इसको बोलते हैं हम
अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, यह अपवर्तित किरण हो गया। उसके बाद यह जो एक आपको सीधा दिखाई दे रहा है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अभिलंब है, अभिलंब है। अभिलंब मतलब एक काल्पनिक रेखा होती है जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में यह 90 अंश का कोण बनाती है, ये 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। हवा एक माध्यम है जो कि इसको हम हवा भी एक पारदर्शी माध्यम मानते हैं, लेकिन यह हवा क्या होता है? एक विरल माध्यम होता है। क्या होता है? विरल माध्यम होता है, ठीक है, यह एक विरल माध्यम होता है। और जो ग्लास जो होता है, ग्लास, इसको कांच जो मानते हैं, यह एक सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात ये जानते हैं कि देखिए कि भैया ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बना है, इसका नाम है अपवर्तन कोण। सॉरी, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये कोण जो बना है, इसका नाम है आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण। तो इस कोण का नाम है आपतन कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम एंगल आई से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण बन रहा है, यह एक अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, अपवर्तन कोण। क्या नाम है? अपवर्तन कोण, ठीक है। और अपवर्तन कोण को हम एंगल आर से दर्शाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित क्यों होती है, ठीक है। सो इसका उत्तर में लिखेंगे कि चूंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अतः इसी कारणवश प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो इसका आप उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। अतः इसी कारणवश जो होता है प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ मैं आपको दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन की घटनाएं बताते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं होती है जो हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, घटनाएं लिख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ से लिखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण, ठीक है, कुछ उदाहरण। पहला, किसी गिलास में
किसी गिलास में भरा पानी में पेंसिल अथवा छड़ का टूटा हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है, ये सिंपल सा है, हमारे दैनिक जीवन में हर समय होता है। ठीक है, जब कोई एक गिलास में हम पानी भर लेते हैं और उसमें अपना पेंसिल डुबोते हैं तो ऐसा लगता है कि पेंसिल जो है टूटी हुई है या मुड़ी हुई है। तो यह घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, दूसरा घटना कि तारों का टिमटिमाना है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना, तारों का टिमटिमाना ऐसा क्यों होता है? तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल का विभिन्न परत होते हैं। आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहिर्मंडल और आयन मंडल होता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के वायु के परत हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, अलग अलग वायुमंडल के परत की वजह से उनकी घनत्व अलग अलग होती है। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, है ना, कि 2 मिनट बाद सूर्यास्त होना या 2 मिनट पहले सूर्योदय का होना। ये बात आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कर रहे हैं ना, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। देखिए, आप गौर किए होंगे कि जब शाम को सूरज डूब जाता है ना, ढल जाता है, तभी भी 2 मिनट के मतलब 2 मिनट तक वो दिखाई देता रहता है, वह लाल की भांति वो दिखाई देता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है ना। सूर्य अभी उदय नहीं होता है, उससे 2 मिनट पहले ही ऐसा लगता है कि वहाँ पर लालिमा की तरह लाल कुछ छाया हुआ है। तो ये भी लालिमा जो शब्द हुए, मतलब कि वहाँ पर जो लाल चीज़ें धब्बे दिखाई देते हैं प्रकाश के, तो वो भी क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो सूर्य का 2 मिनट पहले उदय होना और सूर्य का 2 मिनट बाद अस्त होना, ये भी क्या है, ये प्रकाश के अपवर्तन का ही घटना है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप कभी तालाब में गए हैं, तालाब में जहाँ पर मछलियाँ होती है ना, तो ऐसा लगता है ना कि तालाब में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ऐसा लगता है ना कि जो मछली है अपनी वास्तविक गहराई से वो कुछ ऊपर ही दिखाई देती है ना, तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, है ना। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कभी अगर कोई हम तालाब पार कर रहे होते हैं तो तालाब में ऐसा लगता है कि जो उसका नीचे का जो ज़मीन है वो लगता है कि ऊपर थोड़ा उठा हुआ है ना, तो हमें ऐसा मालूम होता है कि कम गहराई है ना, और वहाँ पर हम अपना पैर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अनुभव होता है कि भैया वो कम गहरा है, लेकिन वो गहरा होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो थोड़ा ज़मीन उठा हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना, तो ये चौथा हम रीजन लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सब कारण होते हैं। पांचवा लिख सकते हैं कि तालाब की वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देना, है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि किसी तालाब के
वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना, ऐसा लगता है कि कम गहरा है ना, दिखाई देना। तो ये सारी जो बातें हैं मैंने अभी जो आपको बताई है, ये सारे जो हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ये सारे क्या हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। सो अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा अलग टॉपिक पढ़ते हैं, सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे वह पारदर्शी माध्यम जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये आपको आरेख भी बनाने के लिए देता है, तो हम आरेख बना लेते हैं, है ना। कि हम मान लेते हैं कोई परावर्तक सतह होगा जहाँ से हम प्रकाश की किरणें डालेंगे, है ना। तो ये देखिए कोई एक आपतित किरण है ना, और ये हम इसे मान लेते हैं भैया ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है ना, माध्यम है जिसे हम हवा मान लेते हैं। हवा एक विरल माध्यम होता है। ओके, तो देखिए जब विरल माध्यम से ये मान लेते हैं हवा से ये पानी में प्रवेश करती है, कहाँ जाती है भैया, ये जल में प्रवेश करेगी। कहाँ जाएगी, जल में। तो जल को हम मानेंगे एक सघन, क्या मानेंगे, सघन, क्योंकि जल का अपवर्तनांक जो होता है वो हवा से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ये ऐसे झुक जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है कि भैया देखो जब कोई हवा से पानी में प्रकाश की किरणें जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, बल्कि ये जो अभिलंब होता है इसकी तरफ थोड़ा झुक जाती है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे बोलते हैं भैया सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है ना। तो ये आरेख आपको खींचने के लिए भी आता है, हम इसको जल मान लेते हैं। ओके, ठीक है। आरेख में पूछता है कि भैया देखिए आप आरेख बनाइए कि कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो उसका आरेख बनाइए, यानी डायग्राम बनाइए। तो इस प्रकार से डायग्राम आपको बनाना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नाम वगैरह लिखना चाहते हो लिख सकते हैं ना। इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल यानी कि अभिलंब, है ना। तो इसको N1, इसको N2 बोल देंगे, है ना। यह हमारा जो आपतित किरण है इसको हम P यहाँ पर Q लिख देंगे, यहाँ पर भैया R लिख देंगे और ये S। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे, है ना। इसका भी कुछ नाम लिखना चाहते तो इसका नाम A भी लिख दिए, है ना, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आरेख बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई, है ना। एक तो सघन माध्यम क्या होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसका ग्राफ यानी कि आरेख इस प्रकार से बनाया जाता है। अब हम थोड़ा देखते हैं विरल माध्यम क्या होता है ना।
विरल माध्यम, देखिए इसको भी वैसे ही लिखेंगे कि वह पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसका घनत्व, जिसका घनत्व कम होता है, कम होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका भी पॉइंट लिखना है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है ना। इसका भी आपको आरेख बनाने के लिए पूछता है, तो इसका भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ओके, फिर वही काम करना है आपको। अभी बार जो है हम लोग नीचे से बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं, ये हमारा अभिलंब होगा। ओके, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें हम ऐसे डालेंगे, ये प्रकाश की किरणें जा रही है ना, तो इसे हम मानेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम है ना, इसे हम जल मान लेते हैं। ओके, तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हो जाती है, तो थोड़ा दूर हो जाएगी। ओके, थोड़ा हम इसको दूर कर देते हैं, थोड़ा अभिलंब से ये दूर हो जाती है। इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये क्या हो गई, अभिलंब से थोड़ा दूर हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका भी ग्राफ बनाते हैं। अब इसका नाम लिख देते हैं भैया, इसको हम P मान लेते हैं, वही इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेंगे, इसको N1, इसको N2 मान लेंगे, इसको हम AB मान लेंगे। ओके, ये हमारा हो जाएगा विरल माध्यम, विरल माध्यम है ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है। देखिए इस प्रकाश किरण को इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से ये दूर हो गई है, थोड़ा इधर झुक गई है। तो इस प्रकार से हम ये आरेख बनाते हैं, यानी ग्राफ बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं ये जान लेते हैं ना। तो लिखेंगे कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। ठीक है, दो नियम में पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है, इसे बोलते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम यह कहता है कि अपवर्तन के प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, यानी कि लिखेंगे प्रथम नियम के अनुसार
प्रथम नियमानुसार आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया से, है ना। कह रहे कि देखिए कोई भी अगर आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु है और अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई एक तल है, ठीक है, यहाँ पर एक ये तल मान लेते हैं, सरफेस, है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर ये किरण आती है तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। और एक इस यहाँ पर हम कोई 90 डिग्री कोण बना लेते हैं तो इसे हम अभिलंब कहते हैं, ये भी सही है। और ये प्रकाश का अपवर्तन है तो थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी क्योंकि ये विरल माध्यम से संगल माध्यम में आ रही है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो कह रहे हैं कि देखिए जो आपतित किरण है ये किरण, ठीक है, यहाँ आकर मिल गई। ठीक है, अपवर्तित किरण, ये जो अपवर्तित किरण है ये भी यहीं से जा रही है। ठीक है भाई, तथा आपतन बिंदु, और अपवर्तित किरण का जो बिंदु होता है जहाँ पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, तो ये आपतन बिंदु है। ठीक है, और अभिलंब, ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं, तो भैया तीनों तो एक ही तल में है ना, मतलब कि ये किरण और ये किरण और ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु सब तो एक ही जगह पर है ना, तो इसी को बोलते हैं एक ही तल में होना। अब पूछेंगे एक तल में नहीं होना मतलब कि, अब देखिए मान लेते हैं कि ये आपतित किरण हो गया और परावर्तित किरण यहाँ से होता है, ठीक है, इधर से होता है, चाहे कहीं और से होता है, तो भैया उसको बोलेंगे एक तल में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपतित किरण, है ना, ये परावर्तित अपवर्तित किरण और ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु सब क्या है, एक ही तल में है। तो ये पहला नियम है। ठीक है, जिस प्रकार से हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, पहला नियम उसका और पहला नियम इसका, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, दूसरा इसका नियम होता है जिसे हम द्वितीय नियम कहते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ये भी बहुत आसान है ना, बस थोड़ा सा आपको समझना है ना। लिखेंगे इस नियमानुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि साइन को ज्या बोलते हैं ना, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन का अनुपात
नियतांक होता है। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कोई भी एक किन्हीं दो माध्यम है, तो माध्यम के अनुसार जो आपतन कोण होगा, ये आपतन कोण की जो साइन होती है और अपवर्तन कोण की जो साइन होती है, इसका अनुपात नियत होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर लिखेंगे साइन आई बटा में साइन आर बराबर होता है नियतांक, है ना, ये नियतांक होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इनकी जो अनुपात होती है हमेशा नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं हम पहला या द्वितीय नियम होता है। इस नियम को हम स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। तो लिखेंगे इसे स्नेल का नियम, इंग्लिश में लिखा जाता है स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो सवाल में आएगा कि बताइए भैया स्नेल का नियम क्या है, तो वही जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है उसी को स्नेल्स का नियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि ये जो नियतांक निकाले हैं, इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब प्यारे बच्चों, इसी नियम के आधार पे हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं। सवाल ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, जिसके सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालना होता है वह माध्यम नीचे आता है, यानी कि हर में लिया जाता है, और जिसका निकाला जाता है वह अंश में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल में हल में कि दिया है आपतन कोण जिसे हम एंगल आई से दर्शाते हैं, तो ये आपतन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन कोण जिसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यह है 30 डिग्री। ठीक है, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए अपवर्तनांक बराबर
ये हो जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन आई का मान लिख लेते हैं। तो साइन और आई की वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री लिख देंगे और साइन आर की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि हम साइन 45 का मान जो होता है यह होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 का जो मान होता है यह होता है 1/2 होता है। इसे हल करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√2 और गुणे 2/1। सही है। सो यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करेंगे। तो अभी तो इसको गुणा करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आंसर में आएगा कि 2√2 और ये हो जाएगा √2 मिलाकर हो जाएगा केवल 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √2 और √2 की वैल्यू होता है 1.414। तो ये आ गया आपका। तो √2 की वैल्यू होता है 1.414, तो ये आ गया आपका अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। जल का वायु के सापेक्ष, ठीक है भैया, एवं एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो पहला दिया है जल का वायु के सापेक्ष, है ना, तो पहला जो अपवर्तनांक दिया है लिखेंगे, दिया है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 4/3 है। ठीक है, अगला दिया है एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष, तो जो अन्य पदार्थ है उसको ठोस मान लेते हैं, तो ठोस पदार्थ के सापेक्ष वायु के सापेक्ष, है ना, तो अन्य पदार्थ का, तो ठोस पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो लिखेंगे ठोस पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 5/2 है। ठीक है, तब करेगी, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष, देखिए ठोस पदार्थ वाला ये है और जल वाला ये है, तो ठोस पदार्थ के सापेक्ष जल का निकालना है, तो ठोस पदार्थ का नीचे रहेगा और जल का ऊपर रहेगा, तो लिखेंगे इसलिए जल का अपवर्तनांक ठोस पदार्थ के सापेक्ष बराबर। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष के निकाला जाता है उसको नीचे रखा जाता है, तो ठोस पदार्थ वाला है 5/2, ये नीचे आएगा, और जल वालों का निकालना है तो ये ऊपर आएगा, तो 4/3/5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और ये भिन्न का मतलब होता है भागा, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, काट पीट करेंगे, तो ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और बटा में ये 15 हो जाएगा, तो 8/15 हो गया। ठीक है, भाग देते हैं, 8 में 15 से भाग देते हैं, दशमलव कितना आता है, तो ये तो 15×5 = 75। ठीक है, 5 बचेगा, फिर 0 आएगा, 15×3 = 45, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 15×3 = 45, तो कुल मिलाकर के आएगा 0.53, है ना, ये आ जाएगा अपवर्तनांक।
तो ये इतना हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग होता है। सो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी आपको डाउट है या डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उस कमेंट का जो जवाब है अगले वीडियो में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा से और पढ़ेंगे तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन ख़त्म हो जाएगा। सो एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण यानी फ्रेंडशिप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।